नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय से गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, जांच के दौरान डी टाइप 20 ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए कम। तहसीलदार एवं टीआई को सिलेंडर का पता लगाने के निर्देश। कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर ने किया था निरीक्षण। जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर फिर उठ रहे हैं सवाल। कलेक्टर दीपक आर्य ने लिया वारासिवनी का जायजा। निर्माणाधीन कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने माना कोविड सेंटर खोलने में हुई है देरी। एक दिन पूर्व ही विधायक जायसवाल ने लगाए थे गंभीर आरोप। बालाघाट की बेटी ने पेश की सेवाभाव की मिसाल। बालाघाट नागपुर की दूरी तय की स्कूटी से। मरीजों की मदद के लिए दिखाया जज्बा। नागपुर में कोविड मरीजों की कर रही है सेवा। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय प्रबंधन की लापरवाहियों के चलते आए दिन आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोजाना ही यहां कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे जनता में आक्रोश दिखाई पड़ता है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के दौर में जहां आम नागरिक कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जैसी मूलभूत समस्याओं से भी मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जिला चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडरों की चोरी होना चिकित्सीय प्रबंधन की घोर लापरवाही को उजागर कर रहा है। ऐसा ही कुछ मामला 23 अप्रैल को सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने मामले की जांच के लिए 23 अप्रैल को सहायक कलेक्टर दलीप कुमार को मामले की जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, जहां सहायक कलेक्टर द्वारा जांच के दौरान ऑक्सीजन के डी टाइप 20 सिलेंडर कम पाए गए। इस पर उनके द्वारा गायब पाए गए सिलेंडर के यूनिक नंबर सहित जाँच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर आर्य ने जिला चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने को गंभीरता से लिया है और बालाघाट तहसीलदार एवं टीआई को निर्देशित किया है कि वे इन गायब ऑक्सीजन सिलेंडर के यूनिक नंबर से उनका तत्काल पता लगाएं। जिस किसी भी व्यक्ति के पास इन यूनिक नंबर वाले गायब ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए, उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय वापस लाएं। यह सिलेंडर जिस किसी भी व्यक्ति के पास पाए जाएंगे, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर रासुका के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जिला चिकित्सालय बालाघाट से ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने में जिस किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाएगी, उसे तत्काल पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी और उसके खिलाफ भी रासुका के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा शुक्रवार को किए गए प्रेस वार्ता के बाद तथा जिला प्रशासन व कलेक्टर पर लगाए गए गंभीर आरोप के बीच जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को अंबेडकर भवन में बनने वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल, एसपी अभिषेक तिवारी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य की खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल से करीब आधे घंटे चर्चा हुई, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि जिले में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। कोविड सेंटर के सवाल पर दीपक आर्य ने कहा कि बेड लगाने से ही कोविड सेंटर नहीं चलता। पेशेंट गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में पहले संसाधन उपलब्ध हों और संसाधन के बाद रिप्लेसमेंट भी हो। कलेक्टर आर्य ने कहा कि ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाने के बाद ही कोविड सेंटर को प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूर कोविड सेंटर में 10 से 12 दिन की देरी हुई है, लेकिन संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है और निश्चित ही 3 से 4 दिनों में ही सेंटर को प्रारंभ करने की कोशिश की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और कोविड सेंटर चलाने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, वह सभी संसाधन
उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिए स्थितियाँ तो आप देख ही रहे हैं और चूँकि अभी केसेस आए ही जा रहे हैं तो ये लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, इसलिए उसको 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। कि कोविड हेल्थ सेंटर सर जो 12 दिनों की तैयारी चल रही है, कब तक अपने सोपान पर जाकर मरीजों को लाभ मिलेगा? देखिए बिस्तर लगाना और ये सब चीज़ों से कोविड सेंटर नहीं चल पाएगा क्योंकि पेशेंट अभी गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तैयारी ये है कि एक तो संसाधन पहले हों और संसाधन के बाद संसाधन का रिप्लेसमेंट जो आवश्यक है वो भी होता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या से चूँकि कई सारे लोग आप देख रहे हैं कि कई सारी जगह ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी हम लोग इसको सेंटर को प्रारंभ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 10-12 दिन लगे, लेकिन 10-12 दिन का कारण ये था कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित बन जाए, उसमें टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कि फुल प्रूफ जब हो जाएगा ये, जब हम लोगों का ऑक्सीजन का व्यवस्था पर्याप्त हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि ये चीज़ें अब मिल पाएंगी तो अगले 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और उसके बाद हम लोग इसे प्रारंभ करेंगे। कलेक्टर साहब, जिला विधायक महोदय खैलानी वाराणसी क्षेत्र के जायसवाल जी आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, ये कहाँ तक हकीकत है? अब देखिए ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और हम लोग सब मिलजुल करके साथ में कार्य कर रहे हैं। सर, चिकित्सक और वार्ड बॉय के ले जाने की बात यहाँ से हुई थी कि जिला चिकित्सालय में वो सेवा दे रहे हैं वाराणसी के, तो देखिए जो भी आवश्यकता होगी इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें मानव संसाधन भी चर्चा के दौरान कलेक्टर आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच कोई दूरियां नहीं है और जो भी कार्य आपदा से लड़ने के लिए किए जा रहे हैं वह सभी के सहयोग से किए जा रहे हैं। जिले भर के अस्पतालों में जितने बेड हैं उतनी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाती है और 10 से 12 घंटे एक्स्ट्रा स्टॉक में रखने की कोशिश की जा रही है। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल की कलेक्टर से चर्चा होने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जिले को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जितनी सुविधा वैनगंगा नदी के उस पार हो उतनी ही सुविधा वाराणसी खैलाजी कटंगी क्षेत्र में भी होनी चाहिए। विधायक जायसवाल ने कहा कि जब व्यवस्था बनाने की बात आती है तो गलती अवश्य होती है, लेकिन कुछ निकम्मे लोग सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें कर ऐसी विकट स्थिति में कार्य करने वालों का हौसला गिराते हैं। देखिए, जैसा कल हमने इस समस्या को उठाया था कि जाने अनजाने में जो भी भेदभाव हो रहा है जी, और खासकर ये देखते हुए कि वैनगंगा नदी के जिले को 2 भाग में बांटा जा सकता है, तो मैंने अभी कलेक्टर साहब से यही कहा है कि ठीक है, जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ रहती है लेकिन 50-50 होना चाहिए। जितनी सुविधा उधर उतनी सुविधा हमारे वाराणसी खैलानी कटंगी लालपुरा वाराणसी क्षेत्र में होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ में जब व्यवस्था बनाने की बात आती है काम करने वाले से गलती भी होती है। निकम्मों का काम है दिन भर उठपटांग लिखना, जो कोई काम नहीं करते, जो जेब से 2 रुपये नहीं निकालते वो ज्ञान बांटते हैं। वाराणसी क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत चल रहा है। बार में कोरोना में जिन्हें 2 रुपये नहीं खर्च किए न इस बार खर्च किए, और वो लोग फेसबुक में तरह तरह से अपना जो बचा न उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। आज का समय ये है कि सबको मिल के, जैसा मैंने पहले कहा, सहयोग लेना, सहयोग देना, और कई बार आईने की धूल को झाड़ना ही पड़ता है। आईने में धूल रहती है तो उसको साफ़ भी करना पड़ता है, और ये साफ़ करने का काम मैंने कल किया और उसका परिणाम है कि अब संज्ञान में ज़िले के लोगों को भी आया कि कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है, अनदेखापन हो रहा है। उस बात को महसूस किया, संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब आज फिर से यहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, मैं यहाँ पर आया और बैठ कर चर्चा करते हैं। तो चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, चाहे स्टाफ की बात हो, और चाहे हमारे जो मरीजों को बाहर से दवा जो लगती है, हॉस्पिटल की दवाओं के भरोसे मरीज़ को बचाना मुश्किल होता है। कल भी मैंने जो बालाघाट जिले के हमारे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुरेश, क्या नाम, सोनी, उनको मैंने कहा था कि आपको मरीज़ को बचाने के लिए जो बाहरी दवाई लगती है, चाहे फेविक्विक हो, चाहे अन्य इंजेक्शन हो, जो भी लगता होगा, हम कोरोना रिलीफ फंड से हम उसका पेमेंट करेंगे, लेकिन कोई मरीज़ दवाओं के अभाव में मरना नहीं चाहिए। अकेले ऑक्सीजन से जान नहीं बचाई सकती। अब हमारी व्यवस्था ये हुई है कि बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था भी होगी, और इसके अलावा हम जो मशीनें बुला रहे हैं, अभी कम से कम 25 मशीनें हो रही हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना है कि ऑक्सीजन फिर सिलेंडर और ऑक्सीजन की मशीन, इससे हम लोगों को राहत देंगे। कोरोना काल में सेवा के जज्बे की एक बड़ी मिसाल बालाघाट की एक बेटी ने पेश की है। प्रज्ञा खरडे नाम की यह बेटी पेशे से डॉक्टर है और नागपुर के निजी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देती हैं। छुट्टी पर वह बालाघाट आने के बाद मरीजों की मदद की ललक की वजह से उसने बालाघाट नागपुर के बीच की दूरी स्कूटी से ही तय कर ली।
नागपुर में चिकित्सक बालाघाट निवासी डॉक्टर प्रज्ञा छुट्टी पर अपने घर आई थी। अचानक संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें छुट्टी के बीच ही नागपुर चिकित्सीय सेवाएं देने लौटना पड़ रहा था। लेकिन लॉकडाउन में महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसें और ट्रेन के साधन नहीं मिल पाने पर इस महिला चिकित्सक ने अपनी स्कूटी से ही नागपुर तक का सफर तय करने का निर्णय लिया। पहले डॉक्टर प्रज्ञा को अकेले इतना लंबा रास्ता स्कूटी से तय करने देने में उनके परिजन हिचक रहे थे, लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा की सेवा भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए उन्होंने इस बात पर सहमति दे दी। वे सुबह स्कूटी से नागपुर के लिए निकल गईं और दोपहर वहां पहुंचने के बाद से ही उन्होंने कोविड के मरीजों का उपचार भी शुरू कर दिया। बालाघाट की इस साहसी बेटी प्रज्ञा ने बताया कि वह नागपुर में प्रतिदिन 6 घंटे एक कोविड अस्पताल में सेवा देती हैं, जहां वे आरएमओ के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रतिदिन शाम की पाली में भी एक अन्य अस्पताल में कार्यरत हैं, जिसके कारण उन्हें लगभग रोज 12 घंटे से अधिक समय तक पीपी किट पहनकर काम करना पड़ता है। प्रज्ञा ने बताया कि वह अपने घर आई थी। इस दौरान लॉकडाउन लग जाने के कारण नागपुर वापसी का साधन नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि संक्रमण के बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वह स्कूटी से ही लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय कर नागपुर पहुंच गई। डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया कि उन्हें स्कूटी चलाकर बालाघाट से नागपुर पहुंचने में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसमें करीब 7 घंटे का समय उन्हें लगा। उन्होंने बताया कि तेज धूप और गर्मी के साथ अधिक सामान होने से थोड़ी असुविधा जरूर हुई। रास्ते में भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला, लेकिन वह दोबारा अपने काम पर लौट गई, इस बात की संतुष्टि है। 22 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 143 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1220 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 22 अप्रैल को 144 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ठीक हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 22 अप्रैल तक कुल 5,677 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4,427 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 22 अप्रैल को 144 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 22 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हुई है। इस प्रकार जिले में 22 अप्रैल तक 30 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1,220 मरीजों में से 1,004 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 41 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 22 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,01,283 सैंपल लिए जा चुके हैं। लॉकडाउन के प्रभावी रहने के दौरान अत्यावश्यक वस्तुएं आमजन को उपलब्ध कराने की छूट दी गई है, लेकिन इसमें भी प्रशासन की सख्ती से गरीब फुटकर विक्रेताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे ही एक फल का ठेला लगाने वाले ने दिक्कतों को बताया, जिसमें उसके ठेले को प्रशासन ने जब्त कर लिया था और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। फल विक्रेता ने बताया कि बीते 2 दिनों से प्रशासन द्वारा फल विक्रय करने नहीं दिया जा रहा है और नियमों की बात कहते हुए परेशानी उत्पन्न की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारियों ने तहसीलदार के आदेश पर उसके फल के ठेले को जब्त कर नगर पालिका कार्यालय में लाकर खड़ा कराने कहा, जिससे फल विक्रेता मानसिक रूप से परेशान हो गया। उसने बताया कि फल विक्रय के लिए छूट होने पर कई ठेले वाले गरीब विक्रेता अपनी रोजी रोटी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियम बताकर कार्रवाई की जा रही है। इस ठेले वाले का कहना है कि उसे एक बार कार्रवाई के नाम पर जुर्माना देना पड़ा और अब ठेले की जब्ती बना ली गई, जिससे वह बेहद परेशान है। वार्ड नंबर 3 निवासी फल विक्रेता जावेद खान ने बताया कि वह घूम घूम कर फल विक्रय करता है और बीते 2 दिनों से उसे परेशान किया गया, जुर्माना काटा गया तथा ठेले को जब्त कर लिया गया। उसका कहना है कि जब सभी फल विक्रेता ठेला लगाकर धंधा कर रहे हैं तो फिर उसके साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है। ये काई के लिए आपका ठेला जब्त करके यहाँ लिया? मैं जा रहा था और तहसीलदार साहब आए तो उनने खड़े करवा दिए मेरे को। कल मेरा तराजू बाट उठाए, परसों मेरे से 100 रुपये का चालान कटवाए तराजू बाट उठा के। कल भी मेरा बाट उठा लिए और रख लिया साहब लोगों ने। क्यों उठा के रखे कल बाट? अरे मैं जा ही रहा था तो साहब लोगों ने उठा के रख ली जल्दी से आके। कितने बजे? ये 4:30 बजे की बात है, 4 बजे की बात है। और आज अभी
और आज अभी मैं जा ही रहा था, दौड़ के पकड़ लिए मेरे को। क्यों तो तुम्ही को क्यों पकड़ रहे बाल बाल? अरे कल भी और आज तो भी? और भी तो दुकानें लगी हुई है, बस मेरी दुकान को पकड़ रहे। क्या बोल क्या रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, जेल में डाल दो बोल रहे अभी। कि वजह पकड़ने की तुमने पूछेंगे क्यों पकड़ ले? फल तो बेच सकते हैं। नहीं तो बेच सकते, लेकिन ये जेल में डाल दो बोल रहे हैं ना, बस नहीं तो इतना तुमने ही बोल रहे। पूछे होंगे ना कारण की, कारण वजह कुछ तो होगी। नहीं तो लगाया इन्हें दुकान करके, अब मेरी दुकान थोड़ी लगी भी, अब मैं और गरीब भी तो आदमी लोगों की इंसान। दुकानें लगी हैं। हाँ, बहुत सारी बस स्टैंड में, अम्बेडकर चौक, काली पुतली चौक पकड़ लो, और क्या बोलते इधर मंडी में देख लो, हनुमान चौक देख लो, जयस्तंभ चौक में देख लो, बस स्टैंड में देख लो, और भी जगह लगी हुई है। मैं बोलता हूँ सबके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा समय तो बताना चाहिए कितने बजे से कितने बजे तक के। अब वो पता ही नहीं ना अपन को समय कितने बजे से। अभी तुम्हारा ठेला कब से यहाँ ला लिए? अभी 1 घंटा हो गया, नहीं आधा घंटा हो गया अभी। क्या 5 बोल बजे के से लाए? जब्त कर रहे हैं? जब्त कर रहे, थाने में डाल रहे। अब मैं थाने में बैठूंगा जाके, अब कुछ जरिया ही नहीं ना मेरे पास अब। कोरोना संक्रमण काल में जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं घरों में होम आइसोलेशन में भी अधिक संख्या में मरीज रह रहे हैं। ऐसे में घरों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान को लेकर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे नगरपालिका ने चिंता जताई है और कचरे के साथ ही घरों से निकल रही मेडिकल वेस्ट को न देते हुए पृथक से दिए जाने को कहा जा रहा है। नगरपालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन कचरा गाड़ी और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से कचरे का उठाव किया जाता है। इस संक्रमण काल में सफाई कर्मचारियों की भी जवाबदेही कुछ कम नहीं है। सफाई कर्मचारियों के संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखा जाए तो शहर में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, जिसका निपटान जागपुर के कचरा संयंत्र में किया जाता है। वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में जहां घरों के प्रतिदिन के कचरे के साथ ही बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट भी निकल रहा है, और यह सफाई कर्मचारियों के लिए जहां परेशानी का सबब है, वहीं संक्रमण के विस्तार का कारक भी बन सकता है। ऐसे में नगरपालिका ने विशेषकर सफाई को लेकर आमजनों से आग्रह किया है कि वे मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे के साथ न दें, बल्कि उसे पृथक करते हुए सफाई कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे संक्रमण की रोकथाम हो सके। साथ ही नगरपालिका ने सफाई सुविधा एवं अन्य सुविधाओं को लेकर एक सहायता केंद्र बनाते हुए दूरभाष नंबर स्थापित किया है, जिससे शहरी जनता इन नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकती है। नगरपालिका उपयंत्री सुरेंद्र रहंगडाले ने बताया कि हमारे सफाई कर्मी लगातार कार्य में जुटे रहते हैं और उनके संक्रमित होने का खतरा भी है। ऐसे में मेडिकल वेस्ट को अलग कर दिया जाना ही उचित है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के सहायता केंद्र पर जारी दूरभाष नंबर में सभी जरूरी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम तो हमारी पूरी जनता से अपील है कि जो भी मेडिकल वेस्ट निकल रहा है वो हमारी गाड़ी में एक पीछे बॉक्स लगा हुआ है, नगरपालिका की गाड़ी में काला बॉक्स लगा हुआ है, उसी बॉक्स में डालें। जो घर का घरेलू कचरा है उसके साथ ना मिलाएं, ऐसा हमारा निवेदन भी है और सबसे अपील भी है। इससे स्वयं भी और अपने शहर के लोग भी, हमारे कर्मचारी भी संक्रमित होने से बचेंगे। सर, स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही जिससे वो संक्रमित ना हो पाए ऐसे समय में? सबके पास में सबको सैनिटाइज़र दिया हुआ है और सभी को मास्क दिया हुआ है, हैंड ग्लोव्स है, इन सब से, और जो कचरा देने वाले हैं उनसे 2 गज की दूरियां ये भी बना के रखना है। सर, शहर के जो सार्वजनिक इलाके हैं, मुख्य चौराहे हैं, इनको भी सैनिटाइज को लेके क्या रूपरेखा तैयार की जाए? सैनिटाइज़र करा रहे हैं। व्यक्तियों के घरों में भी अगर मान लो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके घरों को भी सैनिटाइज करा रहे हैं। हमारे नंबर मतलब सभी लोगों की जानकारी में भी है, उनको पब्लिश भी किया हुआ है कि कोई भी अगर मान लो ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो नगरपालिका में जो पूरे समय के लिए हमारे नंबर है उस पर फ़ोन करके इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ने पर अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम एवं जरूरी समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका ने जिला अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें मरीजों के परिजनों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया जा रहा है। इस हेल्प डेस्क में नगरपालिका कर्मी मौजूद रहेंगे, जो परिजनों की मदद करने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कराएंगे। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है तो परिजनों की परेशानियां भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में नगरपालिका बालाघाट द्वारा अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए टेंट स्थापित कर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। बताया गया कि यहां नगरपालिका कर्मी मौजूद रहेंगे, जो मरीजों के परिजनों की मदद करेंगे।
इस संबंध में जानकारी दी गई कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में आने वाले कई मरीज संक्रमित होने के बाद भर्ती हो रहे हैं और उनके परिजन भी यहां पहुंचते हैं। ऐसे में अन्य लोगों को संक्रमण का डर सताता है, इसलिए नगर पालिका ने हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जो मरीजों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास करेंगी। देखा जाए तो अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के परिजन वैसे ही कई तरह की परेशानियों से जूझते हैं। अगर यह हेल्प डेस्क बेहतर तरीके से काम करे तो उनकी काफ़ी सहायता हो सकती है, वरना हेल्प डेस्क से मदद कम और बेवजह रोक टोक से पहले ही परेशान मरीजों के परिजनों की और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस हेल्प डेस्क के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कोशिशें होंगी, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। कोरोना और महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। प्रदेश में बसों से यात्रा भी महंगी होने जा रही है। राज्य सरकार ने यात्री बसों का किराया 25% बढ़ा दिया है। अधिसूचना जारी होने के बाद जो जल्द ही लागू हो जाएगा। यात्रियों को शुरुआत के 5 किलोमीटर में 7 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद के सफर में 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। वर्तमान में कोरोना की वजह से लॉकडाउन प्रभावी होने से बसों के पहिए जाम हैं, जबकि महानगरों में प्रतिबंध नहीं है और बसों से यात्रियों की आवाजाही चल रही है। बालाघाट जिले में लॉकडाउन के तहत यात्रियों की कमी की वजह से नुकसान होने की आशंका पर बस मालिकों ने बसों को चलाना उचित नहीं समझा। ऐसे में अब कोरोना संकट काल के बीच बसों का किराया भी बढ़ने जा रहा है। जब भी बसें चलेंगी तो यात्रियों पर अधिक किराए का बोझ होगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सरकार ने यात्री बसों का किराया बढ़ाया था। बीते कुछ महीनों से बस मालिक राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ने के साथ बसों को चलाने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार ने किराया बढ़ाने को मंजूरी दी है, तो साधारण बस 50 सीटर का किराया 1 रुपये के स्थान पर 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर तय किया गया है, जबकि रात्रि सेवा रात 9 से सुबह 6 बजे तक वाली बसों को 10% से अधिक यानी 1 रुपये 35 पैसे किराया लेने की अनुमति होगी। डिलक्स बस नॉन एसी तय किराए से 25%, स्लीपर बस 40%, डिलक्स बस एसी 50% व सुपर लग्जरी कोच एसी तय दर से 75% अधिक किराया ले सकेंगी। इनमें डिलक्स नॉन एसी, स्लीपर, डिलक्स एसी और सुपर लग्जरी कोच बसें अतिरिक्त रात्रि प्रभार नहीं ले सकेंगी। देखा जाए तो बस मालिकों की मांग थी कि बसों का किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं और इसी मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने बसों के किराए बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब जब भी बसें पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगी तो यात्रियों की जेबें ढीली होना तय है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।